हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिद्धार्थ वाजपेयी है और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का क्या इंट्रोडक्शन होता है, पैलियो मैग्नेटिज्म क्या चीज़ होती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो हम लोगों ने उसमें देखा था कि मूवमेंट्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, एक क्या होते हैं, एक डाइवर्जेंट होते हैं, एक क्या होते हैं, एक कन्वर्जेंट होते हैं, और एक क्या होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं, यानी कि एक दूसरे के पास से पास हो जाते हैं, बट ना पास में आते हैं ना दूर जाते हैं, बट एक दूसरे को पास करते हैं। ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहला जो मूवमेंट है जिसको बोल रहे हैं कि अपसारी सीमा या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो इसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये क्या चीज़ होती है, अपसारी सीमा का मतलब क्या होता है। तो देखो, हम लोग इस चीज़ को डिस्कस एक बार और भी कर चुके हैं जब हम लोगों ने मिड ओशनिक रिज यानी कि मध्य महासागरीय कटक के बारे में पढ़ा था, तब भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस करा था। तो आज हम लोग इसको और अच्छे से देख लेते हैं। तो क्या होता है, देखो अपसारी सीमा का मतलब क्या होता है। अपसारी सीमा का मतलब होता है कि जब दो प्लेट्स जो हैं वो क्या हो रही होती हैं, एक दूसरे से क्या हो रही होती हैं, दूर जा रही होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, दूर जा रही हैं। तो देखो, हमेशा जब कोई चीज़ दूर जाती है, कोई चीज़ जब दूर जाती है तो इसमें एक बल लगता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं तनाव मूलक बल। ठीक है, या इसकी इंग्लिश क्या होती है, टेंशन फोर्स। ठीक है, अब तनाव मूलक बल जो होता है तो उसमें क्या होता है कि तनाव मूलक बल में क्या होता है कि दो चीज़ें जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। तो जब दूर जा रही होती हैं तो तनाव मूलक बल की सबसे पहली कंडीशन होती है कि कोई प्लेट है वो एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, जिसको बोलते हैं क्या, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर इसकी हिंदी क्या होती है, इसको बोलते हैं क्या, चटकन। दूसरी बार क्या होता है, इसमें क्या पड़ता है, उसको बोलते क्या है, क्रैक। और सबसे लास्ट में क्या पड़ता है, जो बोलते हैं फॉल्ट। क्रैक को क्या बोलते हैं, दरार। फॉल्ट को क्या बोलते हैं, भ्रंश। ठीक है, तो फाइनली जो ये फॉल्ट होता है, तो जैसे ही फॉल्ट पड़ता है, अब देखो फ्रैक्चर इसका मतलब क्या है, फ्रैक्चर का मतलब क्या है कि फ्रैक्चर का मतलब है एक फ्रैक्चर पड़ जाता है। कोई भी रॉक है, कोई भी रॉक है, उसमें अगर टेंशन फोर्स काम कर रहा है तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले फ्रैक्चर पड़ जाएगा। ठीक है, यही फ्रैक्चर धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ये अगर थोड़ा सा हाईलाइटेड इसको कर दें तो यही चीज़ क्या हो जाती है, दरार हो जाती है। और फॉल्टिंग का मतलब क्या हो जाता है कि दो रॉक जो है वो अलग हो जाती हैं एक पार्ट में, तो बीच में क्या होता है, भ्रंश घाटी है जिसको बोलते हैं कि रिफ्ट वैली, वो फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को याद रखना कि जब भी दो चीज़ें एक दूसरे से खींच रही होती हैं तो उसमें कौन सा बल काम करता है, तनाव मूलक बल या टेंशन फोर्स काम करता है। तो फ्रैक्चर होता है, सेकेंड स्टेप में क्रैक होता है, और सबसे लास्ट में क्या होता है, फॉल्ट होता है, यानी कि भ्रंश बनता है, यानी कि भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो तनाव मूलक बल जो टेंशन फोर्स हो, इसको ध्यान से देखो तो चीज़ क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो एक्सपेंड कब होती है कोई चीज़, जब उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। तो जब भी पृथ्वी की जो परतें हैं उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वो क्या होती है, एक्सपेंड करती हैं। ठीक है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में एक फोल्डर में सेव कर लो। ठीक है, वो काम आएगा अभी। अब देखो बात करते हैं अब सारी की। तो देखो, अब सारी जो प्लेट बाउंड्री होती है, तो देखो हम बात कर लें कि अगर यही चीज़ कहाँ पर होती है, अब सारी सीमा की बात करें तो बात करेंगे हम लोग कहाँ पर, ओशियंस में। ओशियंस की बात करेंगे तो यानी कि महासागर की बात कर रहे हैं, महासागर की बात कर रहे हैं। तो अगर महासागर में यही चीज़ होगी तो देखो क्या होता है, ध्यान से कि ये महासागर का क्या है, ये फ्लोर है महासागर का। ठीक है, ये महासागर का फ्लोर है। अब ध्यान से देखो, होता क्या है कि हमको पता है कि फ्लोर के नीचे जो परत है, फ्लोर के नीचे जो परत है, इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मेंटल। अब मेंटल में हमको पता है कि मेंटल में कुछ धाराएं मूव करती हैं। कैसी धाराएं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन धाराएं। ठीक है, तो अब देखो, जब ये कन्वेक्शनल करंट जो है ये इस तरीके से मूव करता है कि एक कन्वेक्शनल करंट कहाँ पर है, एक कन्वेक्शनल, दोनों कन्वेक्शनल करंट की जो दिशा है ये कहाँ पर है, अपवर्ड है। यानी कि अगर बात करी जाए इस कन्वेक्शनल करंट की जो दिशा है वो क्या है, कहाँ पर है, अपवर्ड है। अपवर्ड लिम्ब बनते हैं इसमें। ठीक है ना, लिम्ब, लिम्स बनते हैं। तो अपवर्ड लिम्स बनते हैं, तो कोई भी
ऐसे ऐसे कन्वेक्शन करंट, इसको हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, तो बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। मैं यहाँ पर एक बार आपको छोटा सा समरीज की दे रहा हूँ। तो ये क्या होता है, जब कन्वेक्शन करंट फ्लो होती है, मेंटल में ही क्यों ये फ्लो होती है, तो इसके बारे में मैं वहाँ बता चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी होती है। एनर्जी क्यों होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से यहाँ पर एनर्जी होती है। तो जब ये चीज़ें ऐसे ऐसे फ्लो हो रही हैं तो ध्यान से देखो, ये वाली लिम्ब है वो इसको हिट कर रही है, ये वाली जो लिम्ब है ऊपर जाके इसको हिट कर रही है। तो जब ये टकरा रही है, बार बार टकरा रही है, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर क्या डाल देगी, ये दोनों एक दूसरे को खींच रही है ना। देखो ये वाली जो कन्वेक्शन करंट है, ये वाली जो साइकिल है, वो इस फ्लोर को इस तरफ ले जा रही है। ये वाली जो साइकिल है वो इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, जो ये वाली साइकिल है वो इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। तो दोनों जो हैं वो इस फ्लोर को क्या कर रही हैं, खींच रही हैं। तो खींच रही हैं तो कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तनाव मूलक। तनाव मूलक कब काम करता है, जब चीजें ऐसे खींच रही होती हैं, एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, विस्तार हो रहा होता है उनका। तो जब ये चीज ऐसे खींच रही है, चीज ऐसे खींच रही, तो बीच में एक पोजीशन आएगी। बीच में सबसे पहले पोजीशन कौन सी आएगी, फ्रैक्चर की। यानी कि ये जो लेयर आप देख रहे हो, ये जो भी प्लेट है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक फ्रैक्चर पड़ जाएगा, एक ऐसा फ्रैक्चर हो जाएगा, चटकन आ जाएगी। फिर क्या होगा, क्रैक होगा। ये प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो ये जो फ्रैक्चर है, इसकी विड्थ जो है, इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, तो ये और बड़ा हो जाएगा। सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। तो फॉल्ट का मतलब क्या है कि यहां पर इस तरीके का आपको गैप दिखने लग जाएगा, इस तरीके का गैप दिखने लग जाएगा। गैप का मतलब है कि ये वाली प्लेट अब इधर मूव कर जाएगी, और ये वाली अब अभी एक प्लेट थी, अब वो क्या हो गई, दो पार्ट्स में विभक्त हो गई। तो इस फ्लोर को इन कन्वेक्शनल करंट ने, संवहनी धारा की जो चक्रीय साइकिल है, इसने क्या करा, इसने इसको इधर तोड़ दिया, इसको इधर तोड़ दिया, इधर इधर दोनों फैलने लग गए। अब क्या होगा कि जो मेंटल में जो मैग्मा है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और बाहर आके यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाहर आके यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब बाहर आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तब हम क्या बोलते हैं कि इस आर्किटेक्चर का क्या नाम देते हैं हम लोग, इसका नाम देते हैं क्या, मिड ओशनिक रिजेस, ठीक है, या मध्य महासागरी कटक। तो ध्यान से सुनना, जब भी अपसारी प्लेट बाउंड्री, अपसारी का मतलब है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, महासागर में होगी, ओशियंस के अंदर होगी, ठीक है ना। यहां पे लिख दो, ये क्या बता रहे हैं, एट ओशियंस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एट ओशियंस में होगी, अगर ओशियंस के अंदर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी, महासागरी प्लेट बाउंड्री होगी, तो क्या होगा, तो मिड ओशनिक रिज का निर्माण होगा, मध्य महासागरी कटक का निर्माण होगा। इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये जो प्लेट होती है, ये कौन सी प्लेट है, ये प्लेट कौन सी है, ये प्लेट है ओशनिक प्लेट। ये कौन सी प्लेट है, ये प्लेट है ओशनिक प्लेट, ठीक है। तो ओशनिक प्लेट में अगर डाइवर्जेंट होगा, ओशनिक प्लेट में अगर डाइवर्जेंट होगा, तो क्या होगा कि मिड ओशनिक रिज का निर्माण होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां से हमको एक चीज पता चली कि कभी भी प्लेटें जो है वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब प्लेटें एक दूसरे से, अब देखो ये प्लेट जो है, ये ओशनिक, पूरी ओशनिक प्लेट है, ठीक है। अब ये ओशनिक प्लेट है, तो बीच से टूटेगी, तो एक ओशनिक प्लेट ये हो गई। अब वो वही ओशनिक प्लेट जो है वो दो महासागरी प्लेटों में डिवाइड हो गई। तो अब यहां से ऐसे भी समझ सकते हो कि जब दो महासागरी प्लेटें, सुनना ध्यान से, जब दो महासागरी प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वो अपसारी सीमा बनाती हैं, और जब भी दो महासागरी प्लेटें, दो ओशनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो हमेशा किसका निर्माण होता है, मिड ओशनिक रिज का निर्माण होता है। हमेशा किसका निर्माण होता है, मध्य महासागरी कटक का निर्माण होता है। और इसका निर्माण कहां पर होगा, जहां पर दो महासागरी प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होंगी। तो नीचे का दुर्बल मंडल का, एस्थेनोस्फीयर का जो मैग्मा है, वो नीचे से निकल के ऊपर यहाँ पर स्थल में जमा होना शुरू हो जाएगा। यही जमा होने के बाद जब ठोस हो जाएगा तो नई ओशनिक क्रस्ट, यानी कि नई महासागरी क्रस्ट है, उसका निर्माण कर देगा। तो इस टाइप की स्थलाकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य महासागरी कटक बोलते हैं। और इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है, जब दो महासागरी प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, जब दो ओशनिक प्लेट्स का बीच का जो मूवमेंट होता है वो डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। अब ये देखो, ये एक प्लेट है, और ये वाला पोजीशन क्या हुई, ये इसकी बाउंड्री हुई, तो इसलिए उसका नाम क्या देते हैं, डाइवर्जेंट। ये प्लेट है और बाउंड्री, प्लेट क्या होती है, ये इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि लिथोस्फीयर के जो टुकड़े होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। यानी कि क्रस्ट प्लस अपर मेंटल के जो टुकड़े होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है।
तो इस चीज़ को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखो कि यार ये देखो कि जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री महासागर में होगी तो वो किस चीज़ का निर्माण करेगी और कैसे निर्माण होता है। तो यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने किसकी हेल्प ली, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का पूरी तरीके से इन्होंने यूज करा। मैंने कल भी ये चीज आपको बोली थी कि भाई जब भी ये थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, तो वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी प्लस पैलियोमैग्नेटिज्म यानी कि पूरा चुंबकत्व की सहायता लेगी और वो कई सारे सिद्धांतों का समावेश है। ठीक है, तो उसी देखो किस तरीके से इसने संवहनी धारा का जो सिद्धांत था उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके बताया कि भाई दो महासागरीय प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो इसको बोलते हैं अपसारी प्लेट सीमांत या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और इससे किसका निर्माण होता है, मिड ओशनिक रिज का निर्माण होता है। तो कहीं पर भी मेरी बात ध्यान से सुनना, वर्ल्ड के मानचित्र में, वर्ल्ड का जो भी मैप आप देखेंगे उसमें अगर आपको कहीं पर भी रिजेस दिखाई दे रहे हैं या मिड ओशनिक रिजेस दिखाई दे रहे हैं तो ये समझ जाएंगे आप कि यहां पर जो दो महासागरी, इसके अंदर सबसे पहली चीज तो कि ये जो कन्वर्जेंट कह रहा हूं, ये जो मेंटल में साइकिल चल रही है वो कैसी होगी, वो हमेशा अपवर्ड चलेगी। ठीक है ना, वो अपवर्ड, उसके नीचे देखो जहां पर भी कटक देखोगे मानचित्र में, ठीक है, तो तुम समझ जाओगे कि इसके नीचे जहां पर भी मेंटल होगा तो वहां पर इस टाइप के कन्वेक्शन साइकिल मूव कर रहे होंगे, जो क्या कर रहे होंगे, अपर जाके और उसको हिट कर रहे होंगे, किसको, क्रस्ट को। ठीक है, दूसरी चीज आपको पता चल जाएगी जहां पर भी वर्ल्ड के मानचित्र में आप मिड ओशनिक रिजेस देखेंगे कि यहां पर पक्की बात है कि दो महासागरीय प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना हुआ है, उनका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हुई है। ठीक है, तो तभी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हुई है, इसीलिए ये पूरा प्रोसेस हुआ है, ये वाला प्रोसेस हुआ है और वहां पे फॉल्ट क्रिएट हुआ है और उससे क्या हुआ है, मैग्मा बाहर आ गया है। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी आपके समझ में आ गई होगी कि अगर यही चीज महासागर में होती है तो ये चीज बनाती है। ठीक है, अगर इतनी चीज आपके समझ में आ गई है तो जब तक मैं इसको मिटा रहा हूं तब तक आप जो है इसको रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए एनसीईआरटी में ना एक टर्म यूज हुआ है कि जहां पर भी ऐसा दो प्लेट बाउंड्रीज जो हैं वो एक्सपेंड करती हैं, ये एक्सपेंशन हुआ ना, जहां पर भी दो प्लेट बाउंड्रीज जो हैं वो एक्सपेंड करती हैं, जिस पॉइंट से एक्सपेंड कर रही हैं, इस पॉइंट को बेसिकली बोलते क्या हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं स्प्रेडिंग साइट, या कि हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रसार स्थान। ठीक है, तो इस वर्ड को याद रखना, स्प्रेडिंग का मतलब ही होता है एक्सपेंशन, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत लिंक कर लोगे। और स्प्रेडिंग कहां पर होगी, केवल डाइवर्जेंट में होगी। तो हो सकता है ये ऐसा स्टेटमेंट बना के पूछ दे कि भैया यहां पर अपसारी की जगह अभिसारी कर दे, यानी कि कन्वर्जेंट कर दे, बोल दे कि वह उस क्षेत्र का नाम जो है स्प्रेडिंग साइट, प्रसार स्थान, वहां उस स्थान को बोलते हैं जहां पर क्या होता है कि दो प्लेटें आपस में आके मिलती हैं। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से फॉल्स हो जाएगा। नहीं, स्प्रेडिंग साइट हमेशा उसको बोलते हैं जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज थी, तो मैंने आपको बता दी कि एनसीईआरटी में ऐसा वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, बहुत आसान वर्ड था। ठीक, तो अगला टॉपिक ये है कि भाई अपसारी जो था वो कॉन्टिनेंट के अंदर हुआ। अब देखो हम लोगों ने इसमें यह पढ़ लिया कि भाई अगर ये महासागर में होता है तो महासागर में क्या करता है, ये मिड ओशनिक रिज का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये कॉन्टिनेंट पर हुई, एट कॉन्टिनेंट या महाद्वीप पर, अगर एक पूरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ब्रेक होता है, तो फिर क्या चीज होती है, देखना ध्यान से। देखो इस टॉपिक पे जाने से पहले ना कुछ बेसिक सी चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये मैंने थोड़ा सा आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, मगर आप इस बार ये चीज देख लीजिए। क्या होता है कि हमको पता है कि जो हमारा जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन सी रॉक से बने होते हैं, वो बने होते हैं किससे, एंडेसाइट से या ग्रेनाइट से। जो हमारे ओशनिक रॉक्स हैं, जो ओशनिक पूरी क्रस्ट है हमारी, ओशनिक प्लेट है, वो किससे बनी है, वो बनी है बसाल्ट से। जो हमारा मेंटल है, मेंटल की बात कर रहा हूं, तो ये बना है एक रॉक से, उसको बोलते हैं पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट की है, पेरिडोटाइट ये रॉक है, इसका एक मिनरल है
उसका नाम है ओलिवाइन। ये क्या है? ये एक मिनरल है। ओलिवाइन क्या होता है? ओलिवाइन का फॉर्मूला अगर देखोगे तो उसका फॉर्मूला होता है MgFe2 प्लस SiO4। ये फॉर्मूला है इसका, यानी कि मैग्नीशियम आयरन सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है ना, सिलिकेट करके बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट ऐसा बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, जब हमको ये चीज़ हमको पता थी, हमको ये चीज़ पता है कि सबसे ऊपर क्या होता है? सियाल होता है, उसके बाद क्या होता है? सीमा। तो देखो यहाँ पर क्या सबसे प्रीडोमिनेंट एलिमेंट कौन सा है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम है ये, ठीक है ना, तो ये मैग्नीशियम है। तो बेसिकली अगर ये पूछा जाता है कि मेंटल जो है वो किससे बना है? पेरिडोटाइट रॉक से बना होता है, और जो पेरिडोटाइट रॉक है उसमें सबसे ज्यादा उसका जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो है ओलिवियन रॉक। तो ना कई बुक्स में आप पढ़ोगे, जैसे जीसी लियोंग वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि जो मेंटल है वो किस रॉक का बना हुआ है? ओलिवियन रॉक का बना हुआ है, ठीक है ना, ओलिवियन रॉक का बना हुआ है। तो दोनों ही चीजें सही है, कहीं पर भी पेरिडोटाइट लिखा है तो वो भी सही है, और कहीं पर भी ओलिवाइन रॉक लिखा है तो वो भी सही है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा इसका पाई जाने वाला मिनरल है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इस चीज को कुछ इस तरीके से देखो कि अगर तुम्हें यह चीज समझ में आ रही है तो तुम्हें यह भी चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल है, और ये क्या है? कोर है, ठीक है। अब देखो, जो कॉन्टिनेंट या ओशियंस की बात करते हैं, कॉन्टिनेंट या ओशियन की बात करेंगे तो वो दोनों ही कहां पर होंगे? क्रस्ट में। क्रस्ट का मतलब क्या है? क्रस्ट का मतलब है ये दोनों किस में होते हैं? कॉन्टिनेंटल अगर क्रस्ट की बात कर लें या ओशनिक क्रस्ट की बात कर लें तो दोनों हैं किस में? क्रस्ट में ही है। तो दोनों क्रस्ट में है। अब देखो, और मेंटल में क्या है? ओलिवाइन रॉक है। तो ध्यान से देखो, मेंटल यहां पर होता है, ठीक है, तो यहां पर ऐसा लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ओलिवाइन है ये। और ऊपर, इसके ऊपर अगर जाएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? हमको मिलेगा बसाल्ट, और इसके ऊपर भी जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एंडेसाइट या ग्रेनाइट। इस ऑर्डर को ध्यान से देखो जो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो सबसे पहले कौन सा रॉक मिलेगा तुम्हें? ओलिवाइन रॉक मिलेगा। वो कहां मिलेगा? मेंटल में, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमें कोर के बाद कौन सी लेयर मिलेगी? मेंटल। मेंटल को क्रॉस करेंगे तो हमें सबसे पहले ओशनिक क्रस्ट मिलेगा। ओशनिक क्रस्ट क्यों मिलेगा? क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा विड्थ किसकी है? सबसे ज्यादा विड्थ है किसकी? कॉन्टिनेंट की। और कॉन्टिनेंट के बाद किसकी विड्थ है? कॉन्टिनेंट के बाद स्टार्ट होता है कौन सा? ये स्टार्ट होता है ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। तो ऐसे करके ऐसे ओशनिक क्रस्ट है, ये पूरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इतना, और इतना ये ओशनिक क्रस्ट है। अब देखो, ये बिल्कुल भी कहने का मतलब नहीं है कि कॉन्टिनेंट के नीचे ओशियन है, नहीं। कहने का ये मतलब है कि मेरे भाई, बसाल्ट मैंने इसलिए यहां पहले भी लिखा हुआ है क्योंकि जो बसाल्ट होता है वो पेरिडोटाइट, मैं ये एरो बना रहा हूं, ठीक है। अगर ग्रेनाइट अगर एक्चुअल में देखना है तो ग्रेनाइट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ग्रेनाइट को नहीं रखते हैं, ग्रेनाइट ऊपर है, ठीक है। हालांकि है ये दोनों ही चीजें इसमें कॉन्टिनेंट क्रस्ट में, ठीक है। तो ये क्या मतलब है कि ये डेंसर है, ये बता रहा है डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कौन डेंस होगा? पेरिडोटाइट। क्यों? पेरिडोटाइट मेंटल में पाया जाता है। हमको पता है पृथ्वी में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो अंदर की जो घनत्व वो बढ़ता जाएगा। तो पेरिडोटाइट जो है वो मैक्सिमम डेंस रॉक है। इसके ऊपर कौन सा है? बसाल्ट। बसाल्ट इससे कम डेंस है, ठीक है। और एंडेसाइट इससे कम है। ग्रेनाइट सबसे कम डेंस रॉक है। तो ग्रेनाइट यानी कि सरफेस की बात करेंगे तो एंडेसाइट और ग्रेनाइट ही मिलेगा तुम्हें। तो ध्यान से देखो, तो बसाल्ट जब इससे ज्यादा डेंसर है तो ऑब्वियसली एंडेसाइट से पहले ही मिलेगा। मेरी बात समझो। यहां पर मैं कह रहा हूं कि जो बसाल्ट है, अगर डेंसिटी की बात करें, यहां पर डेंसिटी की बात करें तो मैं यहां पर लिखूं अगर डेंसिटी, तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है वो किसकी होती है? पेरिडोटाइट की। उसके बाद किसकी डेंसिटी होती है? बसाल्ट की। उसके बाद किसकी होती है? एंडेसाइट की। और सबसे लास्ट में क्या आता है? ग्रेनाइट। तो देखो ध्यान से, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि बसाल्ट की डेंसिटी एंडेसाइट से ज्यादा है तो इसका मतलब नीचे कौन मिलेगा? नीचे मिलेगा बसाल्ट, और उसके बाद क्या मिलेगा? एंडेसाइट। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पे जो हमारा डेंसिटी है वो क्या होती है? ये कम हो रही है, नीचे से ऊपर जाने में कम हो रही है। तो ओलिवाइन की जितनी होगी उससे कम होगी बसाल्ट की, उससे कम एंडेसाइट की, उससे कम ग्रेनाइट की। तो ये स्ट्रक्चर जो है अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इस स्ट्रक्चर से आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा एक क्या चीज है? ये तो चीज हो गई, इस तरीके का रॉक मिलता है। तो यानी कि अगर बात कर लें, अगर इसको हमने ऐसा बना दिया होता है, ऐसा,
ये ऐसे बना दिया होता, तो ऐसे होता ग्रेनाइट, है ना, ये होता ऐसा बसाल्ट, सॉरी ये होता है ऐसा बसाल्ट, ये है हमारा क्या, पेरिडोटाइट यानी मेंटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है हमारा क्रस्ट है। तो क्रस्ट में भी जो ओशनिक क्रस्ट है वो सबसे डेंसर है, उसके बाद एंडेस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है ना, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में भी एंडेसाइट जो रॉक है वो ग्रेनाइट से ज़्यादा डेंस है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना। दूसरा एक इसमें जो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है वो ये है कि भाई जो पेरिडोटाइट होता है, ध्यान से देखना, मैं नीचे से शुरू करता हूं क्योंकि नीचे से समझने में आसानी होती है। पेरिडोटाइट है, जो पेरिडोटाइट है वो कहां पे मिलता है, मेंटल में मिलता है। पेरिडोटाइट जब ऊपर आएगा, देखो ध्यान से, पेरिडोटाइट ऊपर कब आएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, पेरिडोटाइट ऊपर आएगा। ऊपर आने का मतलब है ये ऊपर की तरफ आ रहा है। अब हमको पता है मेंटल में ही क्या होता है, एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर से क्या निकलता है, मैग्मा। अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बाहर आएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। अंदर की रॉक बाहर तभी आ सकती है जब वो मॉल्टन फॉर्म में हो। ऐसा कभी होगा कि यार ये ठोस में हो और ठोस से एकदम से चल चल के कोई रॉक ऊपर आ जाएगी, कभी नहीं होगा। जब वो क्या होगी, कोई भी अंदर की रॉक पिघलेगी, और पिघलेगी कब, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो मेल्ट होगी, तो मेल्ट होगी तो आसपास के जो सॉलिड हैं, द्रव, हमेशा उनसे लाइटर हो जाएगा, डेंसर कम डेंसर हो जाएगा। हमको पता है नेबुलर हाइपोथेसिस से मैं आपको बात बताता चला आ रहा हूं कि कोई भी डेंसर रॉक होती है, डेंसर एलिमेंट्स होते हैं, वो हमेशा लाइटर एलिमेंट्स ऊपर आते हैं, हैवियर एलिमेंट पृथ्वी के अंदर जाते हैं। तो जो पेरिडोटाइट है, अगर इसको ऊपर आना है तो इसको मेल्ट होना पड़ेगा। इसको मेल्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि इसका अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल्ट होके ये कन्वर्ट होगा किस में, ये कन्वर्ट होगा सबसे पहले बसाल्ट में। अब बसाल्ट की बात करें, बसाल्ट को अगर ऊपर आना है तो इसको भी मेल्ट होना पड़ेगा। कहने का मतलब है इसको भी टेम्परेचर जब इसका ज्यादा करोगे तो बसाल्ट जो है वो कन्वर्ट किस में होगा, वो कन्वर्ट होगा एंडेसाइट में। और एंडेसाइट को भी अगर ऊपर आना है, एंडेसाइट को भी टेम्परेचर देना ज्यादा पड़ेगा, तब ये मेल्ट होगा, और ये मेल्ट होके किस क्या बना देगा, ग्रेनाइट। तो जैसे जैसे ये चीजें जो हैं पृथ्वी के अंदर से ऊपर की तरफ आएंगी तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो पेरिडोटाइट किस में कन्वर्ट होगा, बसाल्ट में। बसाल्ट किस में कन्वर्ट होगा, एंडेसाइट में। एंडेसाइट किस में कन्वर्ट होगा, ग्रेनाइट में। सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है पेरिडोटाइट की, क्योंकि ये कहां पे मिलता है, मेंटल में। उसके बाद डेंसिटी होती है बसाल्ट की, क्योंकि ये मिलता है ओशनिक में। और ये बसाल्ट, एंडेसाइट, ग्रेनाइट, ये तीनों ही क्रस्ट में मिलते हैं, मगर बसाल्ट चूंकि हैवी एलिमेंट है, इसलिए जो ओशनिक क्रस्ट है वो उसको भी हैवी कर देता है अपनी प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। तो पेरिडोटाइट अगर ऊपर आता है, देखो ध्यान से, अब मैं बात कर रहा था मेंटल की, तो मेंटल में बनता क्या है, मेंटल में बनता है मैग्मा। तो जो मैग्मा होता है, तो सबसे पहले क्या पिघलेगा, सबसे पहले पिघलता है पेरिडोटाइट, और पेरिडोटाइट पिघलते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, बसाल्ट में। बसाल्ट पिघलते ही एंडेसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो ध्यान से, जब भी ओशनिक क्रस्ट की बात करते हैं, ओशनिक क्रस्ट की, तो वहां पर क्या बनता था, मिड ओशनिक रिज। तो जाहिर सी बात है कि जो पेरिडोटाइट है वो पिघल के किस में आता है, बसाल्ट में, और बसाल्ट ही क्या बनाता है, ओशनिक क्रस्ट बनाता है। ये आगे पिघल नहीं पाता, बसाल्ट आगे पिघल नहीं पाता, क्योंकि ओशन के तल में तुम आ गए, तुम एक बार मेंटल से निकले और ये ओशियन के फ्लोर पर आ गए। अब ओशियन के फ्लोर के ऊपर कुछ है ही नहीं, केवल पानी पानी है, तो यहाँ टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ सकता नहीं है। टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता है तो बसाल्ट की आगे मेल्टिंग एंडेसाइट में हो नहीं पाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो ओशनिक क्रस्ट होता है, इसी वजह से वो बसाल्ट का बना होता है। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। तो जब अगर ज्वालामुखी पर्वत देखते हो तो बसाल्ट का क्या होता है, और भी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंडेसाइट में। तभी जो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट होते हैं, जो महाद्वीप होते हैं, वो किसके बने होते हैं, एंडेसाइट के या ग्रेनाइट के बने होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इस पूरे फ्लोचार्ट को याद रखना दिमाग में। अब देखो, हम लोग बात कर रहे थे एट कॉन्टिनेंट पे, अगर आप सारी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहां पर होगी, कॉन्टिनेंट पर होगी, तो वो किस तरीके से काम करेगी। कोई भी हमारा कॉन्टिनेंट है, कोई भी ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहली तो हमको बात पता है कि इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे क्या होता है, मेंटल होता है, और मेंटल में साइकिल होती है, ठीक है ना।
मेंटल में साइकिल है। अब ये साइकिल कैसी है, देखो अपवर्ड जा रही है, तो अपवर्ड में ये इधर पुश करेगी, ये इसको पुश करेगी, तो बीच में एक पॉइंट आएगा, वही टेंशन फोर्स काम करेगा, टेंशन फोर्स काम करेगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रैक पड़ जाएगा। अब क्रैक पड़ गया यहाँ पर, क्रैक पड़ने के बाद क्या होगा, तब भी अगर ये जो साइकिल है वो एक्टिव है तो क्या हो जाएगा, फॉल्टिंग हो जाएगी, फॉल्ट हो जाएगी तो एक पोजीशन आएगी कि ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। अब देखो अगर स्थल मंडल में ये चीज होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर महाद्वीप में कॉन्टिनेंट में ये चीज होती है तो ऊपर कॉन्टिनेंट क्या है, कॉन्टिनेंट की मोटाई जो है वो काफी ज्यादा है, तो नीचे से क्या होगा कि अभी देखो हो सकता है कि इस पॉइंट के बाद यहां पर जो कन्वेक्शन सेल है वो एक्टिव ना हो, वो बंद हो जाए, वो चलना बंद हो जाए, तो केवल दरार पड़ी। तो जब केवल इतनी बात करेंगे तो पहला जो स्टेज होगा, फर्स्ट स्टेज में यहां पर बन जाती है क्या, रिफ्ट वैली। यहां पर क्या बन जाएगी, एक रिफ्ट वैली बन जाएगी, ठीक है ना। रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है, भ्रंश घाटी बन जाएगी, भ्रंश घाटी, ठीक है। अब भ्रंश घाटी कहां पे बनती है, भ्रंश घाटी बनती है कॉन्टिनेंट पे, और भ्रंश घाटी कैसे बनती है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से बनती है, तो कहीं पर भी। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अब अफ्रीकन रिफ्ट वैली कैसे, देखो अफ्रीका का मैप देखोगे तो अभी बता दूंगा, मैप में भी थोड़ी सी लोकेशन बता दूंगा। तो अफ्रीका का जो मैप है तो उसमें आप देखेंगे जहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका आता है, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, ये सब आते हैं, तो वहां पर अफ्रीकन रिफ्ट वैली दिखाई देगी आपको, सबसे बड़ी दुनिया की वैली है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही वो वैली आप देखोगे तो इसका मतलब आप तुरंत पता लगा लोगे कि इसके नीचे कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होगी तो वो दो पार्ट में टूट गई होगी, दो पार्ट में टूटी होगी, और इसके नीचे का जो कन्वेक्शन सेल है वो क्या होगा, वो एक्टिव रहा होगा, तभी उसको खिसका के दो पार्ट